अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं कहकशा ख़ान आपका इस्तक़बाल करती हूँ आपके प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन में। नाजरीन, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात करी थी इन्फेक्शन और फ़ीवर के बारे में कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी तरीके का बुखार हो जाए तो हमें किस तरह के डाइट प्लान को फ़ॉलो करना चाहिए। आज हम फिर कुछ नए टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में हमने ज़हमत दी है तथीर फ़ातिमा साहिबा को। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मोहतरमा, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जितने होते हैं हमारे, उनमें से कुछ डिजीज़ेस के बारे में और उनकी डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारी हेल्थ केयर के सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे 30 to 40% अडल्ट जो हैं वो शिकायत करते हैं हमारी इसी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। उनको अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड होते हैं या हमारी कुछ डाइटरी हैबिट्स होती हैं जो इस तरह के डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट एज वेल एज इनके प्रिवेंशन में हमारी हेल्प करती हैं। अच्छा। तो आज हम कुछ ऐसी डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे कॉमन डिजीज़ के बारे में शुरुआत करते हैं तो इंडाइजेशन, जिसे हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन होने लगता है, नोजिया जैसी प्रॉब्लम। तो इसका सबसे ज़्यादा रीज़न ये होता है कि हम एक साथ वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा हाई फैट डाइट लेने लगते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सिंपल मैनेजमेंट है कि हम खाना जो है वो धीरे खाएं, स्लोली खाएं, अच्छे से च्यू करके खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं, बल्क में ना खाएं। ना ही पानी की बात करें, ना ही पानी बहुत ज़्यादा कि 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास एक साथ पी लेते हैं या खाना भी एक साथ लेके बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसके मैनेजमेंट में हमें यही ध्यान देना है कि हम थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल पे खाएं और अच्छे से च्यू करके खाएं। क्योंकि जैसे जिन खानों का हमारा डाइजेशन जो माउथ में होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता अगर हम अच्छे से च्यू नहीं करते हैं खाना, तो फिर वो अंदर जाके फिर हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम उसी वजह से हो जाती है। कैफीन है, स्मोकिंग है, इस तरह की चीज़ों का जो यूज़ है वो थोड़ा कम करें अपने डाइट में। कॉफ़ी वगैरह जो है थोड़ा कम लें अपने डाइट में। ये सारी चीज़ें हैं हमारे इंडाइजेशन के लिए। उसके बाद अब जो सेकंड डिजीज़ है हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। देखिए, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट के वो पोर्शंस जो गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी गैस्ट्रिक सिक्रेशन की वजह से हमारी जो म्यूकोसल लाइनिंग है उस पर इन्फ्लेमेशन, ज़ख्म होने लगता है। अच्छा। पेप्टिक अल्सर हम इसी को कहते हैं। देखिए, सबसे कॉमन जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है, लेकिन कभी कभी इसोफेगस, स्टमक और जेजनम में भी ये हो जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारा ड्यूडेनल अल्सर ही होता है। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि ये पेप्टिकल्स, तो क्या वजह है इनकी पेप्टिकल्स होने की? पेप्टिक अल्सर्स की बहुत सी वजूहत हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जी। और जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, देखा गया है कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम जो है वो उनमें ज़्यादा पाई जाती है। और भी ब्लड ग्रुप्स में हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है होने की वो ब्लड ग्रुप ओ में। या फिर जैसे कि आप अगर फर्स्ट रिलेटिव्स ऐसे हों आपके जिनको ड्यूडेनल अल्सर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी वो ड्यूडेनल अल्सर हो जाए। अच्छा। उसके अलावा आपका जेंडर हो गया। मेन में देखा गया है पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है फीमेल से। क्योंकि इसके भी रीजंस आप यही समझ सकते हैं कि वो बाहर का खाना या तो ज़्यादा ले लेते हैं या फिर ऐसे इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि उनके स्मोकिंग उनकी रहती है, या इंडस्ट्रियल एरिया में वो काम कर रहे होते हैं तो इनहेलेशन होता है ना स्मोक का। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके कॉजेज़ बन जाती हैं। उसके अलावा सबसे कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से ये हमें पेप्टिक अल्सर होता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वैसे आजकल बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स आने लगी हैं, जिसकी वजह से अगर ये पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉज करता है पेप्टिक अल्सर का, क्योंकि देखिए नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हमारी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है इसको बढ़ावा देती हैं, इसको स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से भी हमारा जो इन्फ्लेमेशन है, जो ज़ख़म है, वो बढ़ने लगता है।
अच्छा। इसके अलावा जैसे कि बहुत देर तक भूखा रहना, स्टार्वेशन की कंडीशन है, या फास्टिंग बहुत ज़्यादा करना, उसमें भी हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज़्यादा होता है। अच्छा। उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हमारा बढ़ता है। इसके अलावा कुछ हमारे इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, जैसे कैफ़ीन है, स्मोकिंग है, इस तरह की चीज़ें, वो भी हम, या बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें हैं, वो हम डाइट में इतना लेते हैं कि उससे, उसकी वजह से भी वो ज़ख्म बढ़ता है। हाई फाइबर डाइट में जो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पेप्टिक अल्सर को बढ़ावा देते हैं। हम लोग को डाइट में अपने सॉल्युबल फाइबर्स जो कुक्ड वेजिटेबल्स या कुक्ड फ्रूट्स में होते हैं वो लेने चाहिए, ना कि जो कच्चे रहते हैं या कच्ची सब्जियां हैं, जैसे प्याज वगैरह हो गई हैं, खीरा हो गया है, इस तरह की चीज़ें हमें कम लेनी चाहिए। उससे भी हमें पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, तो जैसे कि आप बता रही हैं, क्या जो ये हम लोग सैलड वगैरह खाते हैं ये सबके लिए है या सिर्फ जिनको ये पेप्टिकल? हाँ, नहीं, जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है या उनको ऐसा कुछ अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिजीजेज हैं, जो जैसे इंडाइजेशन है वगैरह, तो उनको थोड़ा सा शुरुआत में जब ये प्रॉब्लम, इंडाइजेशन एक्यूट एज होती है और स्टेज होती है, फिर धीरे धीरे अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाती है तो फिर वो अल्सर है, इसी तरह की और बीमारियों में फिर वो क्रॉनिक होने लगती है। तो अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ कोई ऐसी हो रही है जो बहुत दिन तक है, तो आपको चाहिए कि इस तरह की जो खाने हैं, कच्ची सब्जियां वगैरह हैं, इसको अवॉइड करें। क्योंकि प्याज वगैरह है सैलेड में ना लें, हाँ बॉइल्ड करके या किसी चीज़ में ऐसा खाने में डाल लें कि वो पूरी तरीके से कुक्ड हो जाए, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे रॉ लेने में मसला है। अब अगर हम इनकी डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर को ब्लैंड डाइट देते हैं। ब्लैंड डाइट क्या होती है? जो मैकेनिकली, केमिकली और थर्मली नॉन इरिटेटिंग हो। इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें तो मैकेनिकली इरिटेटिंग डाइट जो होती है ना, जिसमें इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे जिसमें इनसॉल्युबल फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसे जैसे हमारी होल ग्रेन्स हो गई, ठीक है, या कच्ची सब्जियां हो गई, कच्चे फ्रूट्स हो गए, इसमें इनडाइजेस्टेबल हमारे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम करते हैं। फिर बात करें अगर केमिकली इरिटेटिंग सब्सटेंस की, तो जिसमें ऐसी डाइट जिसमें ऐसे केमिकल्स पाए जाते हों जो हमारे जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है इसको स्टिमुलेट करते हैं और बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे अचार वगैरह हो गए, ग्रेवीज हो गई, ठीक है, हमारा अल्कोहल तो खैर हमारे तक इसका रिवाज नहीं है, लेकिन उसके अलावा जैसे कैफ़ीन हो गई या बहुत हार्ड टी वगैरह जो है, निकोटीन वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें लेते हैं उसके लिए। और उसके अलावा थर्मली इरिटेटिंग सब्सटेंस जो होते हैं जो कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर पे सर्व किए जाते हैं, या तो बहुत ठंडा या तो बहुत गर्म, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बहुत गर्म सूप्स या खाना गरम आ रहा है वो खा रहे हैं, या बहुत ठंडी चीज़ें, बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं, तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को इस तरह के जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है उस तरह के खाने भी अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। ब्लैंड डाइट के साथ साथ फिर उनको प्रोटीन के फूड्स हैं, क्योंकि देखें पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, हमारे टिश्यूज जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। अच्छा। तो टिश्यू सिंथेसिस के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें ब्लैंड डाइट के साथ साथ हमें प्रोटीन रिच जो डाइट होती है वो देना चाहिए, जैसे मिल्क है और प्रोटीन एग है, इस तरह की चीज़ें हमें दें। बॉयल दें, फ्राइड ना दें, एग अगेन वही चीज़ है कि उसको बॉयल करके दें ताकि प्रोटीन के साथ साथ मिले। फ़ैट जो है अच्छा फ़ैट दें, जैसे कि हमारा क्रीम हो गया, बटर हो गया, ऑलिव ऑयल है, ये सारे फ़ैट जो हैं वो हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। अच्छा, तो कितने पोर्शन में फ़ैट जाना चाहिए? जैसे अगर ये तो एज के अकॉर्डिंग है कि अगर 25 ग्राम्स अगर फ़ैट है आपका डाइट में, तो आप कोशिश करें कि वो फ़ैट जो है वो क्रीम, बटर, ऑलिव ऑयल इन्हीं सब से जाएं। जो फ्राइड फूड्स और या सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनसे नहीं जाने चाहिए। जी बिल्कुल। उसके अलावा जिन खानों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे कि हमारे ऑरेंज और येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, गाजर वगैरह, जी वो करें। और अक्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को गैस फॉर्मिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे खाने जैसे ये सब में नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर में हो जाती है, तो जो गैस फॉर्मिंग फूड्स होते हैं जैसे हमारे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इस सबको अवॉइड कर दें। बिल्कुल। उसके अलावा मेंस में खासकर देखा जाता है कि स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉज है हमारे पेप्टिक अल्सर का। वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी कर देता है हमारी म्यूकोसल लाइनिंग पे, ख़ास करके खाली पेट जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ज़्यादा ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन होने लगता है, वो ज़्यादा इस डिज़ीज़ को बढ़ावा दे देते हैं। अच्छा, तो जैसा आप बता रही हैं, तो इस सिचुएशन में हमें किस तरह के खाने इंक्लूड करने चाहिए और किस तरह के एक्सक्लूड करने चाहिए? देखिए, फूड्स इंक्लूडेड में बात करें तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे
वो हम ले सकते हैं। मिल्क है हमारा, चीज़ है, अच्छा। बटर है, सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम सॉल्युबल फाइबर्स जैसे कुक्ड सीरियल्स हों, अच्छे से पके हुए, अच्छे से पकी हुई दालें हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये पालक वगैरह बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बस ये कच्ची ना रह जाए, बहुत जी। अच्छे से इनको पका के दें। अच्छा। और अगर उसके अलावा स्टीम फिश है, इस अच्छा। तरह की चीज़ें हम दे सकते हैं। जो हमारी राइस की चीज़ें हैं जैसे कि लइया है, चूड़ा है, ये अच्छा, सारी ये चीज़ें सब। हाँ अच्छा। बहुत अच्छा रहता है पेप्टिक जी। अल्सर के लिए। एक्सक्लूडेड में बात करें तो हमारा टी है, कॉफ़ी है, इस तरह की चीज़ें हमें एकदम हटा देनी है अपनी डाइट से। उसके अलावा जैसे बहुत हेवी स्वीट्स होती हैं, जी। जैसे हलवा है, बर्फ़ी है, जी। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करना है कि हमें ये सारे पेशेंट्स को नहीं देना है। उसके अलावा कच्ची सब्जियां हैं जैसे कि हमारी मूली हो गई, प्याज हो गई, जी। और खीरा हो गया, टमाटर हो गया, जो हम कच्चा ऐसे सैलेड में देते हैं, जी, जी, वो जी, उस चीज़ वो को नहीं हम खाना। अवॉइड करना है। जी बिल्कुल, आपने इतने अच्छे से हमको इस बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे हम आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चला एक ब्रेक का। नाजरीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। صاحب الخلق العظيم منايا منايا في أن تمسك بالضريح يدايا يدايا أنت السراج ينير عتمة ليلنا। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आइए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो जैसे आप बता रही हैं, हमने अक्सर मतलब लोगों से सुना है, जो पहले के लोग बात करते हैं कि गरम दूध में अगर बटर या देसी घी वगैरह डाल के दे दिया जाए तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। देखिए, गरम दूध तो अच्छा है, आप कॉन्स्टिपेशन में दें, बल्कि देना चाहिए, लेकिन उसमें बटर या घी का कहीं रिटर्न थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं है। अच्छा। इसलिए हम नहीं कहेंगे कि आप दे सकते हैं, लेकिन हाँ, गरम दूध का ये एविडेंस है। फ्राइड फूड्स वगैरह नहीं देने चाहिए क्योंकि वो वाला फैट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो अलग से आप जो आप खाने में ले रहे हैं जी, वो जी। ठीक है, लेकिन दूध के साथ तो नहीं। लेकिन हाँ, गरम दूध अच्छा है कि आप रात में सोने से पहले जी, खासकर जी। थोड़ा सा गुनगुना दूध अगर दें पेशेंट को तो वो काफ़ी अच्छा। सही रहेगा। अब जो नेक्स्ट डिजीज़ हमारी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, वो है डायरिया। अच्छा। देखिए, डायरिया जो एक्यूट फॉर्म में होती है, तो जैसे हमारे 2 तरह की होती है। एक्यूट जो डायरिया होता है उसमें हमारे वाटरी स्टूल्स जो पास होते हैं, जी। और जब वो थोड़ी क्रॉनिक हो जाती है तो हम उसे डिसेंट्री कहते हैं। उसमें हमारे वाटरी स्टूल्स के साथ साथ ब्लड भी आता है। अच्छा। ठीक है। बच्चों में बात की जाए तो एक्यूट डायरिया जब होता है, जब वीनिंग पीरियड उनका होता है। देखिए, वीनिंग हम बताते चले कि बच्चों को 6 मंथ्स तक सिर्फ दूध दिया जाता है, मिल्क जी। पे रखा जाता है। जी। तो 6 मंथ्स के बाद जो हम खाना इंट्रोड्यूस कराते हैं, सेमी सॉलिड फूड, जो लिक्विड जी, डाइट जी, और बिल्कुल। चीज़ें जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस पीरियड को हम कहते हैं वीनिंग पीरियड। जी। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना, घर में 6 महीने से पहले ही ये चीज़ें, वीनिंग पीरियड उनका स्टार्ट करा दिया जाता है। जी, कुछ बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैश करके देने लगते हैं, है ना, उनको जी। चखाने लगते हैं। तो जो वक्त से पहले करा देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है बच्चों का वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता है। जी। और या ये कह लें कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो वो उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वो अच्छा। सही से खाना वो जो ले रहे हैं, उनकी बॉडी जब तैयार नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका तैयार नहीं है, तो वो इंडाइजेशन हो जाता है और लेटर वो डायरिया में उनको कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों में ये हो जाता है। उसके अलावा जैसे पुअर फूड हाइजीन है या इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग है, ये सब भी रीजंस होते हैं हमारे डायरिया के। जैसे आपने देखा होगा बच्चों की बॉटल्स वगैरह या उनकी यूटेंसिल्स जिसमें वो खाना सर्व किया जा रहा है, उसके लिए ताकीद की जाती है कि वो बहुत साफ़ रखें। बॉटल्स को कहते हैं कि बॉईल कर लें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मदर्स ये करती हैं कि अरे एक ही बार तो पिलाया है, लो दूसरी अभी तो 5 मिनट पहले पिलाया है, लो इसी में दूसरी बार करके पिला दें। तो इसके खास ख्याल रखें, सिर्फ गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से नहीं धोना है। अच्छा। प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि गर्म बॉटल्स को बॉईल कर दें पानी में, बहुत अच्छे से पूरा उनको बॉईल कर दें। 100 डिग्री जो सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, उस पर हम बॉईल करें, देन उसमें वॉश करें, देन हम उस बच्चे को उसमें अगर बॉटल तैयार करें उसमें करें। उसके अलावा बच्चों को, जैसे हम लोग तो हैं, तो हम लोग बड़े हैं, तो हम लोग का इतनी इम्यूनिटी सब सही रहती है कि हम लोग थोड़ा बासी खाना भी बियर कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन बच्चों को हमेशा फ्रेशली कुक, जो वीनिंग हम स्टार्ट करते हैं तो जब खाना देते हैं तो बच्चों को फ्रेशली कुक जो है खाना देना चाहिए कि पके और खिला दें। अच्छा। ठीक है। उनको रखा हुआ या बासी या एक टाइम का वो नहीं देना चाहिए। अच्छा। और उसकी स्टोरेज का भी अगर आप रख रहे हैं, सर्विंग के लिए भी रख रहे हैं, तो वो ढका हो प्रॉपरली, हाइजीन की कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए बच्चों के खाने
के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है इन्फेक्शन के कॉजेज़ ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी डायरिया बच्चों में अक्सर देखने को हो जाता है। जी बिल्कुल। अब इनके डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले फ्लूइड मैनेजमेंट देखते हैं हम लोग कि हम, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरिया में हमारे स्टूल्स के साथ वाटर कंटेंट काफ़ी जा रहा होता जी, है, तो बिल्कुल। हम ऐसा करते हैं कि पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना डेवलप हो जाए, इस वजह से उनको एक अच्छे अमाउंट में फ्लूइड देते हैं। अच्छा। बच्चों की बात की जाए तो उनको ओरली उतना फ्लूइड हम देते हैं इनिशियल स्टेज पे, मतलब कोई भी घर में जो फ्लूइड हमारे पास अवेलेबल है वो, कि जितना वो बियर कर सकें ओरली, मतलब उनको वोमिटिंग ना होने पाए। जी बिल्कुल। मतलब इतना हम मतलब कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद देते हैं। जैसे हमारा कोकोनट वाटर हो गया, अच्छा। ठीक है, उसके अलावा हमारा लेमन सॉल्ट शुगर का जो मिक्सचर होता है जी। ये वाला पानी हो गया, उसके अलावा हमारी कोई लाइट सी टी है ना। अच्छा। ये अच्छा मोहतरमा, जैसे लोग जो बाजार में बने हुए पैकेट आते हैं, इसको ORS जिसको बोलते जी। हैं, तो ये भी दे सकते हैं जी, ना? इसके बारे में भी हम अभी आपको बताएंगे। अच्छा। अभी ये हम इनिशियल मैनेजमेंट जो होता है कि जैसे अगर हुआ है तो अगर अभी मार्केट भी नहीं अवेलेबल है तो जी। कि हम इनिशियल स्टेज पे कैसा फ्लूइड मैनेजमेंट करें, अच्छा। मैं इसके बारे में बता रही बिल्कुल। हूँ। तो आप इस तरह के जो फ्लूइड है उतना दें, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा सा सिप करके बच्चों को जी, देते हैं, लेकिन इतना दें कि वो वोमिट ना कर पाए। बिल्कुल। ठीक है, जितना वो ओरली आराम से बियर कर सके। फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो जैसे आप घर की बात कर रहे हैं, ये होममेड रेमेडी है कि अगर जब तक अवेलेबल नहीं हो रही हैं चीज़ें तो आप जो है एक ग्लास बॉइल्ड कूल वाटर, मतलब बॉइल्ड आप पका लें पहले उसको पानी थोड़ा सा ठंडा कर जी, लें, जी। उसमें आप मतलब चुटकी भर नमक और जी। 1 टीस्पून जो है आप शुगर, ये अच्छा। आपका एक ORS सोल्यूशन समझिए घर का होता है। अच्छा। आप ये बना लें और बच्चे को दें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम में, ठीक है। इस अच्छा। तरह से फिर उसके बाद हमारा आता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो हमारा अच्छा। ORS, जो जी, हमारे जी। WHO ने एक आइडियल फार्मूला तैयार कर रखा है। जी। अगर डायरिया होती है तो पेशेंट को देते हैं। अगर इन्फेंट की बात की जाए, 1 ईयर इन्फेंट की बात की जाए तो एटलीस्ट 1000 ml दिन भर में एक बच्चे को, 1 साल के बच्चे को ऐसी कंडीशन में हम दे सकते हैं। अच्छा। दिन भर में जितना जितना जिस टाइम वो जितना जितना बियर कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर मिल्क की बात करें तो हम डायरिया में मिल्क दे सकते हैं, लेकिन उसको डाइल्यूट करके, जैसे अच्छा। कि जैसे हमने आधा ग्लास पानी लिया तो आधा ग्लास मिल्क उसमें मिला लिया, एकदम अच्छा। इक्वल वॉल्यूम में उसको करके हम ORS के साथ मिल्क भी दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन डाइल्यूट कर देंगे ताकि जो उसकी एसिडिटी वगैरह थोड़ा कम हो जाए। जी बिल्कुल। उसके अलावा बटर मिल्क, जो हमारा छाछ होता है, जी। वो बहुत अच्छा होता है। जो हमारे पैथोजेनस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमारा बटर मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है, जो हम लोग डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा हमारे राइस बेस्ड सोल्यूशन होते हैं, या पोटैटो है या बाजरा है, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टूल्स हैं उसको कम करने में, क्योंकि डायरिया में बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल्स आते हैं ना, जी बिल्कुल। उसको कम करने में भी हेल्प करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो बॉयल पोटैटो जैसे मैश करके इस तरह से मैश करके, या फिर इनके भी आप लिक्विड फ्लूइड बना लें। अगर अच्छा। जैसे ना स्टार्चेस वगैरह जो होते हैं, जी, अगर आप जी, जी, इसका जी। वो बना लें, वो भी हेल्पफुल होता है। अच्छा। ठीक है। अगर थोड़े बड़े बच्चों की बात की जाए तो अच्छे से पके हुए जो हमारे दालें हैं, या जैसे मसूर वगैरह की दाल है या चावल है, वो हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैश्ड बनानास, लेकिन ये बड़े बच्चों की बात हम करें अच्छा। थोड़ा सा, अभी तक तो इन्फेंट एकदम थे, अभी थोड़े जी। बड़े बच्चों की बात करें या एडल्ट्स में भी ये है कि मैश्ड बनानास हैं, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है हमारे अच्छा। डायरिया में। उसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, फ्रूट जूसेस होती है जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे हमारे अच्छा। ऑरेंजेस वगैरह है या पोमेग्रेनेट जो अनार है, जी। ये हमारे हेल्पफुल होती हैं कि हम थोड़े थोड़े इंटरवल पे ये बच्चों को दें। इसके साथ साथ विटामिन ए है, फॉलिक एसिड है, जिंक है, इसके सप्लीमेंट्स भी अच्छा। हम डायरियल पेशेंट को देते हैं ये डाइट के साथ साथ। अच्छा। ठीक है। तो ये जो सप्लीमेंट्स आप बता रही हैं, ये हम बच्चों में भी दे सकते हैं, मतलब? जी हाँ, अच्छा। मतलब बच्चों में इन द सेंस 1-2 साल से बड़े हों। जी जी, ठीक है, मतलब वो उतने ताकि वो बियर कर सकें। जी। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं, लेकिन इसके साथ, क्योंकि वाटरी स्टूल्स है तो कितने न्यूट्रिएंट्स जो है स्टूल्स प्लस वाटर, तो कितने न्यूट्रिएंट्स जो है वो पास आउट हो जाते हैं। जी, तो बिल्कुल। वो इस वजह से, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी हो जाती है, तो जी। इस वजह से सप्लीमेंटेशन ज़रूरी हो जाता है अच्छा। डायरिया की कंडीशन में। बड़ों में बात करें तो सबसे पहले फ्लूइड मैनेजमेंट उनका भी देखना है कि उनको पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना डेवलप हो। उसके साथ साथ हम देखिए, हमारे जो ये वाटरी स्टूल्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें पोटेशियम सोडियम का लॉस हो जाता है। जी। तो हम ऐसे फ्लूइड्स देते हैं जैसे ब्रॉथ के फॉर्म में, जैसे शोरबे होते हैं, अच्छा। उसके फॉर्म में हमने दे दिया। ठीक है। अच्छा। या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो शक्कर नमक का घोल, जी। इस तरह की चीज़ें हम उनको प्रेफर करते हैं एडल्ट्स में अगर अच्छा। डायरिया की कंडीशन हो जाती है।
उसके अलावा जैसे कुक्ड एप्पल्स हो गए हैं ना, उसमें जी। पेक्टिन है या अदर सॉल्युबल जो फाइबर्स होते हैं वो हेल्प करता है हमारे इसमें। इसके अलावा कैफीन वगैरह जो कॉफ़ी वगैरह है वो अवॉइड कर देना चाहिए हमें अच्छा। डायरिया में। आप देखें जो हम आखिरी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है सीलियाक डिजीज़। ये बहुत रेयर डिजीज़ होती है। अच्छा। इसको हम ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। देखिए हमारे खाने कुछ खानों में एक होता है ग्लियाडिन, ठीक है, ये एक तरह का 2 प्रोटीन के मिक्सचर से बना होता है। तो इससे सेंसिटिविटी हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं पेशेंट्स, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं चिल्ड्रन में ये होता है कि उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है, जी। उनके एबनॉर्मल स्टूल्स होते हैं और वोमिटिंग, फटीग, वीकनेस, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अगर एडल्ट्स की बात करें तो उनमें भी जैसे वेट गेन नहीं होता है, वो खाना अच्छा खा रहे होते हैं, अपनी प्रॉपर पूरी डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं गेन हो पा रहा होता है। अच्छा। उनको वीकनेस रहती है और स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। एक तरह से देखें जाए बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं हो पाती, ना हाइट की ना वेट की, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसका सोल्यूशन अगर कहा जाए तो सिर्फ यही है कि उनकी डाइट से ऐसे खाने निकाल दिए जाएं जिसमें ग्लूटेन या ग्लियाडिन पाया जाता है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम मतलब इस डिज़ीज़ में मुब्तला हैं? देखिए आप जब जो मैं खाने में बताऊंगी कि जिसमें जो ये चीज़ें होती है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा। आपको वोमिटिंग आ रही है, नोजिया हो रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो थोड़ा सा आपको ये इसका अवेयर होना चाहिए कि हाँ ये इन चीज़ों से हमें अगर ये प्रॉब्लम हो रही है अच्छा। तो मे बी इसका इंटॉलरेंस, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इससे अच्छा। इंटॉलरेंस हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही जी, वो जी। चीज़ें, ठीक है। जब शुरू में ऐसा खाना जो जिसमें ये पाया जाता है ग्लियाडिन, तो विड्रॉ करते हैं हम, तो कुछ विटामिन्स और कुछ प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स हम देते हैं, क्योंकि एकदम से इन खानों को रोक लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बॉडी एकदम से तैयार नहीं रहती है। इस वजह से हम कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स के सप्लीमेंट शुरुआत में दे देते हैं ताकि बॉडी बेयर करने के लिए रहे, क्योंकि बहुत मेन जो मेजर सोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बता दूँ, हमारा वीट है, अच्छा। वो जो हमारा गेहूं है, जी, राई है, ओट्स है, जौ है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ये पाया जाता है ग्लियाडिन। तो हमें सोचिए अपने डाइट से, उस पेशेंट की डाइट से ये सारी तमाम चीज़ें हटा देनी है। अब बताएं गेहूं हटा देंगे तो हमारे यहाँ मेन रोटी, सोर्स आटा, है। ये मतलब इस तरह की चीज़ें हम बिल्कुल नहीं खा सकते। अच्छा। तो इस वजह से बहुत काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, इस वजह से सप्लीमेंट्स हम देते हैं। इसके अलावा जो खाना हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इनको, जैसे कि हमारा हो गया राइस, अच्छा। हमारा मिलेट जो हमारा बाजरा होता है उसकी चीज़ें हम दे सकते हैं, हम पोटैटो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम, या अरारोट जिसे हम अरारोट कहते हैं, जी, जी, इस तरह इन सब के आटे की रोटी भी खाएंगे, या कॉर्न है, बेसन, अच्छा, हम अच्छा। इसका ये सारी चीज़ें हम डाइट में उनके देंगे। तो आप सोचें कि सारी ज़िंदगी, मतलब कि ये 1-2 दिन की नहीं, फिर ये सारी ज़िंदगी की डिजीज़ होती है। अच्छा। कि हाँ आप उसको बेयर नहीं कर, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये गेहूँ वगैरह, तो फिर सारी ज़िंदगी उनको इस तरह का, क्योंकि बेसन की रोटी मिल रही है या चावल की रोटी है, या जो इसी से बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो खा पाते हैं। अच्छा, तो क्या इसका कोई मतलब वो नहीं है, आगे इसका इलाज नहीं है? अभी ये एक तो बहुत रेयर डिजीज़ है, अच्छा। इस वजह से भी तो अभी तो ऐसा नहीं, लेकिन बस यही है, इसका डाइट से ही रिलेशन यही है कि क्योंकि एक ऐसा प्रोटीन की वजह से ये होती है, जैसे मैं बताया 2 प्रोटीन का मिक्सचर होता है, उसकी वजह से होती है, तो फिर वही है कि वो प्रोटीन ही को हटा देना है हमारे डाइट से। अच्छा। तो बस यही इसका सोल्यूशन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि तथीर फातिमा साहिबा ने हमसे इतनी अच्छी गुफ्तगू करी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिज़ीज़ थी, उन्होंने उन सब के बारे में हमें बताया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप दिए गए नंबर पर और ईमेल के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचें। अब दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान कहकशां खान को और देखते रहिए खतीजा टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।